स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग विषयों पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। आज आहार करने की विधि चरक संहिता में क्या लिखी है उस पर बात रखूंगा। वैसे हम बहुत कुछ जानते भी हैं, आहार कैसे करना चाहिए, तो आपसे भी पूछें तो आप भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं और कुछ बातें यहां नई भी आपको मिल सकती हैं। और फिर भी चरक के अनुसार ही हम उन बातों को देखते हैं कि कैसा हमारे को किस तरह से भोजन करना चाहिए। तो चरक संहिता में पहला लक्षण दिया भोजन कैसा करना चाहिए, तो कहा उष्णम। उष्ण गर्म भोजन करना चाहिए। गर्म भोजन क्यों करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ कारण बताए। उसमें पहला कारण बताया है कि उष्ण भोजन स्वादिष्ट लगता है, अधिक अच्छा लगता है, और ये सब हम अनुभव करते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर ये प्रश्न उठने लग जाता है कि भोजन स्वादिष्ट क्यों करना चाह रहे हैं हम। भोजन का सुख तो नहीं लेना चाहिए। भोजन का सुख लेंगे तो वो हमारे लिए बाधक बनेगा। भोजन में रस ले रहे हैं तो अधिक खाएंगे या और हानियां होंगी, राग बढ़ेगा भोजन के प्रति, इत्यादि बातें। लेकिन चरक संहिता तो आयुर्वेद तो भोजन को उष्ण करने के लिए ही कहता है और उसका पहला कारण बताते हैं कि इससे वो स्वादिष्ट लगता है। अर्थात आयुर्वेद ये निर्देश कर रहा है परोक्ष रूप से कि हमें स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। भोजन हमें स्वादिष्ट लगना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य भोजन भी स्वादिष्ट लगता है उस दृष्टि से। अब कोई व्यायाम भी ना करे, अग्नि भी मंद हो, रोग हो, और फिर स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के चीजें चटपटी और बहुत ज्यादा विशेष भोजन करने लगे, वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। लेकिन भोजन हमें अच्छा लगना चाहिए, और उसमें एक कारण उसकी उष्णता भी है। तो जो भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है वो पचता भी ठीक है, अपेक्षा से अच्छा पचता है। जो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता वो ठीक तरह नहीं पचता है। उसका कारण यह है कि जब भोजन स्वादिष्ट लगता है तो पाचक स्राव अधिक निकलते हैं, मुख में भी लाला स्राव अधिक आता है, ये भी भोजन पचाने में सहायक होता है। मुंह में जो लार आती है खाना खाते समय, चबाते समय, वो जहां भोजन को नरम करती है, चबाने में सहायता करती है, उसके साथ साथ पाचन भी शुरू हो जाता है मुख से ही, और आगे आमाशय में जो पाचन होता है उसकी भूमिका बना देता है। तो भोजन यदि स्वादिष्ट होता है तो लार अधिक निकलती है, तो पाचन अच्छा होता है। तो भोजन जब उष्ण होता है, उष्णता भी भोजन की स्वाद को बढ़ाती है, इसलिए उष्ण भोजन करना चाहिए। और उष्ण भोजन कफ का शमन करता है। भोजन के प्रारंभिक काल में जिस समय भोजन किया है, कर रहे हैं, पच रहा है, प्रारंभ में कफ की वृद्धि होती है, जैसा कि पहले कफ वृद्धि के कारणों में आपको बताया था। भोजन जब पक रहा है तब पित्त की वृद्धि, और जब पक चुका है तो वात की वृद्धि होती है। तो प्रारंभ काल में वैसे भी भोजन के साथ कफ की वृद्धि होती है। तो यदि हम उष्ण भोजन करेंगे तो उतनी कफ की वृद्धि नहीं होगी, कम रहेगी। दूसरा, उष्ण भोजन करने से उसका अनुलोमन, आगे जो बढ़ना है, वो ठीक ठीक प्रकार से होता है। क्योंकि जब हम उष्ण भोजन करते हैं, आमाशय में उष्ण भोजन जाता है तो शरीर के तापमान के अनुकूल बन जाता है। तो मांसपेशियां यथावत कार्य करती रहती हैं, और यदि ठंडा ठंडा लेते हैं तो ठंडा होने से मांसपेशियां कम सक्रिय होती हैं, तो पाचन कम होता है, आमाशय में रक्त संचार भी कम हो जाता है। जहां भी ठंडक जाती है तो रक्तवाहिनियां संकुचित हो जाती हैं।
और जहां गर्मी होती है तो रक्त वाहिनियां फैल जाती हैं। तो आमाशय में भी रक्त का संचार आवश्यक है। जिस समय भोजन पचता है, हम भोजन करते हैं, तो आमाशय में रक्त आता है, इस तरफ रक्त अधिक प्रवाह आ जाता है क्योंकि यहां आवश्यकता है। और ऐसे में यदि ठंडा ठंडा भोजन किया जाए तो आमाशय की गतिविधियां कम हो जाती हैं, वहां रक्त का संचार कम होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भोजन के बाद में हमारे शरीर का खून आमाशय और इस तरफ ज्यादा आ जाता है और मस्तिष्क में कम हो जाता है। जब भोजन नहीं किया हुआ होता है तो आमाशय में कम रक्त होता है और मस्तिष्क को अधिक रक्त मिलता है। तो जब पाचन के समय प्रारंभ में और भोजन के कुछ देर बाद विशेष रूप से रक्त यहां ज्यादा आता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसलिए कहा जाता है कि भोजन के तत्काल बाद में पढ़ना नहीं चाहिए या गंभीर चिंतन का काम, मस्तिष्क का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वैसे भी मस्तिष्क में रक्त कम हो जाता है, आमाशय की तरफ अधिक रक्त आ जाता है। तो मस्तिष्क से काम तो हम अधिक लेंगे लेकिन रक्त वहां पर नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचेगी, पोषण नहीं पहुंचेगा, तो मस्तिष्क जल्दी थक जाएगा, थोड़ी देर में थक जाएगा। और यदि फिर भी हम मस्तिष्क का कार्य अधिक करेंगे तो वहां भी फिर रक्त पहुंचेगा, आवश्यकता है तो वहां भी पहुंचेगा, कुछ तो बढ़ेगा, और वहां अधिक जाएगा तो आमाशय में फिर कम हो जाएगा। जो रक्त संचार यहां बढ़ा था वो यहां कम हो जाएगा, यहां कम होगा तो पाचन दुर्बल होगा। तो इसलिए जो भोजन के तत्काल बाद में मस्तिष्क का गंभीर कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ने लगते हैं, उनके पाचन प्राय खराब हो जाते हैं। तो ये सब कहते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आमाशय में रक्त का संचार ठीक बना रहे, उसका तापमान ठीक बना रहे, ये हमारे पाचन के लिए आवश्यक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब भोजन उष्ण लेंगे तो आमाशय ठंडा नहीं पड़ेगा, उसके शरीर के तापमान की स्थिति बनी रहेगी, रक्त संचार अधिक होगा तो पाचन अच्छा होगा, तो अंदर भी पाचन अच्छा होगा, मुख में स्वादिष्ट लगेगा, लार अधिक निकलेगी और अंदर भी आमाशय की दृष्टि से ये अच्छा होगा। उनमें एकदम संकोच नहीं हो जाएगा, मांसपेशी में जकड़ाहट नहीं आएगी। जैसे सर्दी के दिनों में हमारी मांसपेशियों में जकड़ाहट आ जाती है, बहुत ठंड हो तो मांसपेशियों की गति कम हो जाती है, और उचित तापमान हो तो मांसपेशियां अच्छी तरह काम करती हैं। ऐसा ही आमाशय के साथ भी होता है। तो जो कई बार हम बहुत अधिक ठंडा भी खाने लगते हैं, आजकल यंत्रों के अंदर ठंडा हो जाता है, बहुत अधिक ठंडा, वो पाचन की दृष्टि से अच्छा नहीं है। कभी कभी बहुत गर्मी है और उस स्थिति में हम एक सामान्य ठंडा पानी पी लेते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन भोजन खासतौर से जिस समय पाचन अपेक्षित हो उस समय भोजन भी गर्म करना चाहिए। और ये भी साथ में संकेत देते हैं कि जो हम पानी पीते हैं वो भी यदि गुनगुना हो तो वो भी अच्छा है, भोजन के बीच में पी सकते हैं, कम से कम बहुत अधिक ठंडा तो ना हो, हमारे तापमान के बराबर हो या थोड़ा सा ठंडा हो। तो इसलिए सबसे पहला इन्होंने लक्षण दिया कि भोजन हमारा उष्ण होना चाहिए। उष्ण का ये भी मतलब नहीं है कि बहुत जलता जलता हम सेवन करें, अपने कम से कम शरीर के तापमान जितना उष्ण हो, वो थोड़ा उष्ण अधिक भी होता है तो खाते खाते वो सामान्य तापमान पे आ जाता है। तो उष्णम दूसरा उन्होंने लक्षण दिया, क्या कैसा भोजन होना चाहिए? स्निग्धम। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, भोजन में चिकनाई होनी चाहिए। वो चिकनाई तेल की हो सकती है, घी की हो सकती है, वो सूखे मेवे हो सकते हैं, दूध दही की चीजें हो सकती हैं, ये सब चीजें भोजन में स्निग्धता होनी चाहिए। आजकल स्निग्धता कम करने का बहुत प्रचलन हो गया है, वो रोगियों के लिए है, जिन्होंने अधिक भोजन कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, स्निग्धता बढ़ गई है, रोग है, उनके लिए रूक्ष भोजन करना है, वो आयुर्वेद में भी लिखा है, वो करना चाहिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को स्निग्ध भोजन करना चाहिए, भोजन में कुछ न कुछ स्निग्धता होनी चाहिए। या स्निग्धता का ये भी मतलब नहीं है कि प्रतिदिन कुछ तली भुनी चीजें हों, पराठे बन रहे हों, पूड़ियां बन रही हों, बहुत गरिष्ठ चीजें, मिठाइयां हों, ये तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। लेकिन भोजन में थोड़ा घी है, रोटी है तो चुपड़ी भी है, तेल सब्जी में, दाल में कुछ तेल भी है,
इस तरह से कुछ स्निग्धता होनी चाहिए। स्निग्धता क्यों होनी चाहिए, तो उसके लिए भी कारण बताया, और उसमें सबसे पहला ये कारण कहा कि स्निग्ध भोजन स्वादिष्ट लगता है। रूखे भोजन की अपेक्षा स्निग्ध भोजन स्वादिष्ट लगता है हमारे को जिह्वा पे, तो स्वादिष्ट लगता है तो फिर पाचन अच्छा होता है, वो उसके साथ जुड़ी हुई बात है। और स्निग्ध भोजन वायु का अनुलोमन करता है, भोजन को ठीक तरह से अंदर पहुंचा देता है, अटकता नहीं है, ठीक तरह पहुंचा देता है, और उसका पाचन भी फिर ठीक होता है। इसके साथ साथ वो हमारे को बल प्रदान करता है, इंद्रियों को पुष्टि देता है, और हमारी त्वचा अच्छी होती है उससे, इत्यादि उसके और भी लाभ लिखे गए। तो उष्णम स्निग्धम। तीसरा कहा मात्रावत। उचित मात्रा में भोजन होना चाहिए, न तो कम होना चाहिए और न अधिक होना चाहिए। अधिकतर अधिक हो जाता है, लेकिन फिर कभी कम भी हो जाता है, उसके लिए भी ये निषेध करते हैं कि यदि भोजन कम है तो तृप्ति नहीं होगी, बल की न्यूनता रहेगी, इसलिए हमारी मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। और अधिक भोजन ले लिया तो भारी पड़ेगा, पचेगा नहीं, रोगों को पैदा करेगा, दोषों को उत्क्लेशित करेगा, चलने फिरने कार्य करने में हमें बाधा करेगा। इसलिए मात्रा, जितनी उचित मात्रा है उतना भोजन करना चाहिए। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि मात्रा कितनी, किसे हम मात्रा कहें। तो कुछ तो वैसे निर्धारित करते हैं कि इतनी रोटी होनी चाहिए, इतना मात्रा उसकी लगभग उतना होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई पेट भर करके खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। एक निर्धारण करते हैं कि पेट के आमाशय के 3 या 4 भाग कर लिए। 4 भाग करेंगे तो 2 भाग में ठोस चीजें आ गई, एक में द्रव आ गई और एक खाली छोड़ दिया। दूसरी दृष्टि से 3 भाग करते हैं, एक भाग में ठोस, एक भाग में द्रव और एक भाग खाली छोड़ दिया, हवा के संचरण के लिए, गति के लिए। ये भी एक मात्रा का हम आकलन करते हैं इससे। और एक इसका जो ठीक आकलन है, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग अवस्था है और अलग अलग तरह का भोजन होता है। तो कभी गरिष्ठ भोजन भी होता है, कभी हल्का भोजन भी होता है, कभी सुपाच्य होता है, ये सब भिन्नता भी होती है। तो केवल मात्रा को यूं निर्धारित कर लें तो भी दिक्कत आ जाती है। यदि भारी भोजन है तो उसके लिए वो कहते हैं कि अर्ध सौहित्य या तो त्रिपाद सौहित्य भोजन करना चाहिए। सौहित्य का मतलब है तृप्ति। अर्ध सौहित्य या त्रिपाद सौहित्य। यदि गुरु भोजन है, गुरु मतलब भारी भोजन है, तो जितना हम सामान्यतया खाते हैं, जितनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में उस दिन भी खाएं जिस दिन भारी भोजन होता है, तो वो अधिक हो जाता है, हम सबका अनुभव है। और कई बार भारी भोजन होता है तो वो जितना हम प्रतिदिन खाते हैं उससे भी अधिक खाया जाता है, वो तो और भी अधिक हो जाता है। लेकिन जितना प्रतिदिन खाते हैं उतनी ही मात्रा में यदि गरिष्ठ भोजन खाएं तो वो अधिक हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए उनका निर्देश है कि जितनी हमारे को तृप्ति होती है, जितना हमें भोजन खाना है, यदि भोजन भारी हो तो या तो आधा खाए, और या त्रिपाद का मतलब है तृतीयांश उसका, या तो 75%, इतना, या तो 66% या 75%। जितना प्रतिदिन करते हैं उसकी अपेक्षा 50% या 66% या 75%, इतना भोजन करे तो वो ठीक तरह से पच जाता है। और यदि भोजन सामान्य है तो उसको पूर्ण सौहित्य पे कर सकते हैं। पूर्ण सौहित्य इसका मतलब हुआ कि जितने से हमें तृप्ति होती है एक सामान्य भोजन के लिए, उतना भोजन किया जा सकता है। एक मापन का तरीका है कि हमारे को तृप्ति कितनी हुई है। और यदि कोई बहुत हल्का भोजन है, बहुत रूखा भोजन है और द्रव उसमें बहुत अधिक है,
चावल है, खिचड़ी है, या तो खीलियां होती हैं, चावल की जो खील होती है उसको, ऐसी ऐसी चीजें जो बिल्कुल हल्की होती हैं, वो अधिक मात्रा में भी ले ली जाती हैं तो भी बाधा नहीं करती हैं। उनमें थोड़ा अति सौहित्य भी कर दें तो चल जाता है, लेकिन सही स्थिति वो पूर्ण सौहित्य है, अपनी तृप्ति तक खा लिया और गुरु चीजों को थोड़ा कम खाया। ये भी मात्रा के निर्धारण का एक तरीका है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा तरीका ये कि हमारे को अगले भोजन काल तक भूख लग जाए। अगले भोजन काल तक हमें भूख लग जाए, उससे थोड़ा सा पहले 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा पहले हमें भूख लगने लग जाए। ये हर व्यक्ति के लिए अपना अपना मापदंड है। क्योंकि कई बार कहीं ऐसा होता है प्रातराश किया, उसके 3 घंटे बाद ही भोजन करना होता है, या 4 घंटे बाद, कहीं 6 घंटे बाद में भोजन करना होता है। तो भोजन का समय भी हमारा अपने अपने परिस्थिति के अनुसार थोड़ा अलग अलग रहता है, उसमें अंतराल न्यून अधिक रहता है। तो ये हम भोजन कैसा है उसको देखते हुए, मेरा पाचन कैसा चल रहा है ये देखते हुए, अपना अपना पाचन और अगला भोजन का काल कितना है उसके हिसाब से अपने प्रातराश को, मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन को हम निर्धारित कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि 1-2 बार खा के देखा, लगा भूख नहीं लग रही है, तो अगले दिन कुछ कम कर लिया कि अगले भोजन काल तक हमें भूख लग जाए। ये आदर्श स्थिति है और इतना हमारे लिए उचित मात्रा में कहा जा सकता है। रुग्णता की बात अलग है, और कुछ लोग हमेशा भूख लगना नहीं हो पा रहा है यदि, तो भी शास्त्रकारों ने एक बात कही कि सायकाल भले ही भूख ना लगे तो भी भोजन कर लें, ऐसी स्थिति में वो अधिक दोषप्रद नहीं है। क्योंकि दिन भर हम सक्रिय रहते हैं, स्रोत खुले रहते हैं, अग्नि बढ़ी हुई रहती है और सूर्य भी रहता है, तो और सायकाल जब हम भोजन कर रहे हैं तो उस समय तक सक्रिय रहते हैं, इसलिए अगर पूरी भूख नहीं भी लगी है और भोजन कर लिया तो वो उतनी हानिकारक नहीं होती। होना तो यही चाहिए कि हर भोजन काल से पहले भूख लग जाए, लेकिन प्रातःकाल और सायकाल में तुलना की जाए तो सायकाल यदि बिना भूख लगे भोजन किया जाए तो वो चल जाता है, वो अधिक हानि नहीं करता। लेकिन प्रातःकाल बिना भूख लगे पहला भोजन किया जाता है तो वो अधिक हानिकारक होता है। उसका कारण है कि रात भर हम सोते हैं, स्रोत हमारे मंद हो जाते हैं, सूर्य नहीं रहता है, गतिविधियां कम हो जाती हैं, अग्नि मंद हो रहती है। इसलिए जो पहला भोजन है, अल्पाहार जो हम सुबह लेते हैं, उस समय तो कम से कम भूख लग जानी चाहिए, वो अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं तो प्राय ये चलता रहता है कि सुबह उठे और बस खाना है तो खाना है, उसी समय भूख लगी नहीं है, तो अपेक्षाकृत ये ठीक है। और इतना भी कोई नहीं कर सकता कि भाई सुबह भी कभी खाना पड़ जाता है, शाम दोपहर में भी, तो कम से कम दिन में 1 बार तो भूख लग जाए, कम से कम 1 बार तो अच्छी भूख लग जाए। इतना भी कोई कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। तो हम अपनी मात्रा का निर्धारण इसके आधार पर कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने तीसरी बात कही, मात्रावत भोजन अपनी मात्रा के अनुसार होना चाहिए। तो और भी बातें हैं वो और आगे करता हूं, अभी आप लोगों को जो पूछना है तो पूछिए। प्रणाम गुरु जी। प्रत्येक दिन भोजन करते समय मैं सोचता हूँ कि कल से जो है सो अधिक नहीं खाना है, लेकिन हे भगवान मेरा कंट्रोलिंग होता है गुरु जी। और वो मतलब कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मतलब ये स्थिति को सम रखा जा सके और ठीक रहे स्थिति। देखिए, मूल चीज एक ही है सब जगह। आयुर्वेद में भी कहा गया कि हिताशी स्यात् मिताशी स्यात्, काल भोजी जितेंद्रिय, हितकारक खाए, कम खाए, समय पे खाए, जितेंद्रिय रहे। क्यों? तो अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि पश्यत, रोगों के बहुत सारे कष्टों को देखते हुए। ऐसा क्यों करे? कैसे कर पाता है व्यक्ति? रोगों के कष्टों को देख करके, कि रोग हो जाएंगे तो ये कष्ट आएंगे, ये रोग हो जाएगा तो ये कष्ट होगा, औरों को देख देख करके हमें पता लग जाता है। हमें उसमें हानि दिखाई देनी चाहिए, और यदि हम स्वाद पे ही केंद्रित रहेंगे, हमें वो हानियां दिखाई नहीं देंगी, तो हम खाते ही रहेंगे, वो नहीं रोक पाएंगे।
यदि हमें ये मन में है कि मेरे को स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, बहुत काम करना है या मूल्य जीवन का अधिक से अधिक उपयोग करना है, ये लगन है हमारे को, तो वो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ध्यान देते हैं, सामान्य व्यक्ति उतना नहीं देता। जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो शरीर से ही अपना जीवन चलाते हैं, सुंदर दिखने चाहिए वो। इसी तरह से जो मॉडल होते हैं ये अपना वजन नियंत्रित रखते हैं, वो उसके लिए भोजन कम करते हैं, वो डाइटिंग बोलते हैं आजकल उसको, अपना भोजन कम करते हैं। यानी लक्ष्य अगर कोई ऐसा बड़ा बना हुआ हो, वो लोग ही कर लेते हैं, तो हम यदि ऊंचा लक्ष्य करें तो वो नियंत्रण में आता है। बाकी देखो जिह्वा पे नियंत्रण तो करना ही होता है उसमें, और ये सब लाभ देखते हुए कि इसको ठीक भोजन मात्रा में करने से मेरे लिए हितकर है, हानियों देखने से ऐसे ही बचा जाता है। यही मूल बात ये है सब चीजों के अंदर, हर बुरी आदत में यही सूत्र काम करेगा। हाँ, और कोई कुछ? ओम आचार्य जी, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम कितना है और कितना इंटरवल होना चाहिए भोजन के बीच में? 2 बार भी लिया जा सकता है और 3 बार भी ले सकते हैं, अपने अपनी थोड़ी प्रकृति के ऊपर है। आपत्ति 3 में भी नहीं है। सुबह प्रातराश लिया, उसमें चाहे तो दूध लेते हैं, दही लेते हैं या कुछ और चीजें साथ में लेते हैं हल्का, फिर मध्याह्न का भोजन, फिर रात्रि का भोजन, और कुछ अधिक से अधिक रात को सोते समय दूध ले लेते हैं। तो ये 4 बार पर्याप्त है। या तो सुबह दूध पी लिया, रात में भी दूध पिया जिनको दूध अनुकूल है, और 2 समय भोजन कर लिया, ठीक है। ये इतना है। अधिक और कुछ लोग और करते हैं तो एक बार दोपहर के बाद में कुछ फल वगैरह लेते हैं, कोई रस पीते हैं, ये भी किसी का होता है। सबसे अच्छा 2 समय है। आप 3 समय लेते हैं तो भी स्वस्थ रह सकते हैं यदि भूख का ध्यान रखें और मात्रा का ध्यान रखें। और 3 के साथ रात्रि में भी दूध पी रहे हैं वो भी चल सकता है यदि मात्रा का हमारे को ध्यान है। और बीच में यदि कोई फल या रस भी लेता है 3-4 बजे शाम को, ठीक है, एक बार और आपने जोड़ लिया 5, इससे ज्यादा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। ये भी बहुत है। आज के जीवन में जैसा लोग जी रहे हैं उसमें अगर ये 5 बार भी वो नियंत्रित कर ले, अब उसके बीच में कुछ नहीं खाए, ये पक्का रखे कि चाय पी ली या और कुछ पी लिया और कुछ खा लिया, बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहते हैं छोटा मोटा, वो कुछ नहीं। फिर तो अगर कोई मान लो ऐसा भी करता है, प्रातराश में दूध ले लिया, फिर भोजन ले लिया, और फिर दोपहर बाद में कुछ फल आदि रस ले लिए, रात्रि में भोजन ले लिया समय पे, और सोते समय दूध भी ले लिया मात्रा के अनुरूप, और भूख लगी कम से कम एक बार, कम से कम दिन में एक बार भूख अवश्य लग जाए उसको, तो भी कोई बात नहीं है। हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी, मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न है। एक तो उपवास के विषय में, क्या उपवास उचित है और कितना उचित है, लंघन? और पीछे एक दिन इस पे चर्चा चली थी, आप नहीं थे? मैं उपस्थित नहीं था। बैठिए। उपवास किया जा सकता है चिकित्सा के लिए, और उचित मात्रा में होना चाहिए। अधिक हो जाएगा तो हानि हो जाएगी, सार उसका यही है। ये उष्णता के लिए भी बहुत कुछ होता है कि भाई गर्म खाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक है, गरम गरम खाएंगे, खासतौर से ब्रह्मचारी लोगों के लिए ऐसा मन में रहता है। तो बहुत गरम गरम कोई खाता है, बहुत गरम चीजें खाता है, जैसे मिर्च मसाले बहुत खा रहा है, गरम मसाले बहुत अधिक खा रहा है, ये सब चीजें हैं तो ठीक है, उस रूप में वो गरम हानिकारक है। लेकिन भोजन हमारा गरम होता है, रोटी आदि गरम है और खाते खाते गुनगुनी है, और हम अपने शरीर के तापमान जैसा करके खा रहे हैं, उसको उतना गरम खा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो खाया जा सकता है। हाँ, कुछ आचार्य जी, ये जठर अग्नि को समझा दीजिए, थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से समझा दीजिए, किस प्रकार वो आग लगती है, कैसे उसका काम होता है। बैठिए। ऐसी आग तो होती नहीं है जो इधर जो भोजन को पकाती है, लेकिन हमारे शरीर में गर्मी होती है, और शरीर में जितना भी पाचन होता है वो अग्नि के कारण से माना जाता है। अग्नि के होने पर पचन होता है, और पचन में क्या होता है, परिवर्तन होता है वस्तु में। बाहर भी हम पकाते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है।
अंदर भी जो पाचन होता है वो परिवर्तन आता है। तो आज की दृष्टि से आप कहेंगे तो मुख में जो स्राव निकल रहा है, आमाशय में जो निकल रहे हैं और छोटी आंत में जो स्राव निकल रहे हैं, जो भोजन पे के साथ मिलते हैं, घुलते हैं और पाचन करते हैं। कोई रोटी को पचाता है, कोई दाल को पचाता है, कोई और चीज को पचाता है, कोई चिकनाई को पचाता है। तो ये जो जितने पाचक स्राव हैं आजकल जो कहे जाते हैं, वो सब अग्नि के ही प्रतिनिधि हैं। वो सब अग्नि तत्व को साथ में रखते हैं और वो अलग अलग पाचन करते हैं। तो पाचन तंत्र के सभी स्राव उसको और उस सब स्थितियों को हम अग्नि के रूप में कहते हैं, जठराग्नि के रूप में कहते हैं। हाँ, ओम गुरुजी। गुरुजी क्या कहते हैं, आज के समय में संतुलित आहार में खाने में एक साथ कई दाल, सब्जी और अनेक प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि हम जब कुछ भी खाना खाएं तो एक ही दाल खाएं या एक ही सब्जी खाएं जिससे हमारा पाचन सही हो। तो जो ये संतुलित आहार के आधार पर जो अनेक भोजन है वो सही है या गलत है? देखिए, आयुर्वेद में तो इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि एक समय में एक ही चीज खानी चाहिए, कि दाल है तो केवल दाल, चावल है तो केवल चावल, ये एक ही चीज ली जाए, एक ही अन्न, एक ही फल, एक ही सब्जी, एक ही दाल, केवल एक चीज। रोटी और दाल भी नहीं खा सकते। उस सिद्धांत में आप जाते हैं जहां कि उनका कहना है कि कार्बोहाइड्रेट पचता है तो उसके लिए अलग स्राव होते हैं और प्रोटीन पचता है उसके लिए अलग माध्यम चाहिए, तो वो साथ में नहीं ले सकते। ये उनका तर्क रहता है। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं वो करने वाले, मेरे देखने में बहुत कम है। और आयुर्वेद में ऐसा निषेध नहीं है। दूसरी बात, उनके जो तर्क रहते हैं खासतौर से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को लेकर या अम्ल या क्षार भोजन को लेकर के, क्योंकि पाचक रस हमारे अम्लीय और क्षारीय दो तरह से माध्यमों में काम करते हैं। कोई अम्लीय क्षार में पचते हैं, कोई क्षारीय माध्यम में पचते हैं। अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में पचते हैं, अलग अलग तरह के स्राव होते हैं। उस दृष्टि से वो कहते हैं कि एक दूसरे को बाधित करते हैं। उनके उस तर्क को देखा जाए तो आप गेहूं भी लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है तो प्रोटीन भी रहता है, कम मात्रा में रहता है। दालों में प्रोटीन रहता है तो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। आप फल भी लेंगे कोई तो उन सब में मिश्रण रहता है इनका। भले ही एक फल ले रहे हैं, भले ही एक दाल ले रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और चिकनाई की दृष्टि से वो अकेले नहीं है कभी भी। शर्करा भी होती है उनमें। ये मिले जुले हैं, प्रकृति में ही ये सब मिल करके बने हुए हैं। तो उस तरह से विरोध नहीं समझना चाहिए, वो पच जाते हैं। लेकिन हमारे भोजन में अनेक रस होने चाहिए, इसके विपरीत ये आयुर्वेद का एक उदाहरण मिलता है। उनका है कि भाई एक ही चीज लेनी चाहिए, तो वो एक ही रस हुआ एक समय में। वैसे आयुर्वेद में है सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम, एक पंक्ति मिलती है कि सब तरह के रसों का सेवन, सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम। बल करने वालों में ये एक भोजन से संबंधित है कि हमें सब तरह के रस सेवन करने चाहिए, किसी एक रस का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति एक ही चीज को लेके चलता है, उसी को ही खाता रहता है हमेशा। हमें अन्न लेने हैं तो अन्न भी बदल बदल के लेने चाहिए, दालें लेनी है तो वो भी बदल बदल के, सब्जी हैं बदल बदल के, फल हैं बदल बदल के, ऐसे हमें अलग अलग चीजों का सेवन करना चाहिए। तो वो जो एक ही चीज के खाने का सिद्धांत है वो कुछ लोग प्रतिपादित करते हैं इस बात को, लेकिन एक तो हमारी परंपरा में भी नहीं है, प्रचलन में नहीं है पूरी मानव जाति में, और ऐसा आयुर्वेद में तो नहीं मिलता है। तो विषय को इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।